सो गाइस हम ऑलरेडी देख रहे थे किसका डिज़ाइन, ऑलरेडी हम कॉलर बियरिंग के डिज़ाइन देख रहे थे। तो अब तक हमने डिज़ाइन जैसी कोई चीज़ नहीं पढ़ी थी। अब तक हमने पढ़ा था कि प्रेशर के थ्रू डिज़ाइन पढ़ लिया था, नो डाउट, बट ज़्यादातर हमारा डिस्कशन फ्रिक्शन टॉर्क के रिलेटेड था। पर कॉलर बियरिंग सिर्फ प्रेशर से ही नहीं फेल होता, एक और तरह का फेलियर भी उसके अंदर होता है, दैट इज शियर फेलियर। सो लेट अस सी व्हाट इज द शियर फेलियर ऑफ कॉलर। ओके, so this is basically design of collar bearing for shear failure। इसका क्या मतलब है वो भी देख लेते हैं। ये रहा कॉलर, दिस इज कॉलर, और ये बियरिंग सरफेस है। ये बियरिंग सरफेस है, ये हमारे शाफ्ट की एक्सिस है। अब माय डियर बात ये है कि अब तक तो हम ये सोच रहे थे बस कि भाई जो लोड यहां पे लगेगा W का, उसके कारण ये कॉलर यहां पे फोर्स लगाएगा बियरिंग पे, ये तो हमने देखा। बट माय डियर एट द सेम टाइम हम ये भूल गए कि ये जो बियरिंग सरफेस है, जो फिक्स सरफेस जिसको आप बोल रहे हो, वो भी तो कुछ रिएक्शन देगा कॉलर पे, और जब वो रिएक्शन देगा कॉलर पे, वो रिएक्शन बिल्कुल एक्शन के बराबर होगी, वो तो तय है। तो वो जो होगी उसके कारण ये भी तो टेंडेंसी रहेगी, क्योंकि असली में ये होता कैसे, ये शाफ्ट होता है और ये होता है कॉलर। ये शाफ्ट होता है और ये होता है कॉलर। तो अगर ये कॉलर होता है, भाई सीधी सी बात है, तुमने यहां पे ऐसे फोर्स लगाया, ये ऐसे लगा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो बियरिंग सरफेस है इसकी टेंडेंसी कहीं ना कहीं इस कॉलर को उखाड़ फेंकने की है। और कॉलर उखड़ेगा तो कहां से उखड़ेगा, भाई सीधी सी बात है, कॉमन सेंस ही बता देगी कि कॉलर उखड़ेगा तो यहीं से तो उखड़ेगा। और अगर कॉलर यहां से उखड़ा तो माय डियर कॉलर का जो फेलियर होगा वो शियर फेलियर कहलाएगा, क्योंकि कॉलर ऐसे फेल होगा। ध्यान से देखो, दिस इज लाइक दिस, दिस इज लाइक दिस। तो कॉलर का जो फेलियर होगा वो यहां से होगा। इज इट ओके? तो कॉलर का जो फेलियर होगा वो ऐसे होगा, यहां से, ऑब्वियस सी बात है, दिस विल बी द फेलियर ऑफ कॉलर। तो इसको बोलते हैं शियर फेलियर। कहने का मतलब है कॉलर जो है वो यहां से ऐसे ऐसे ब्रेक करेगा, ये। तो जब ऐसे जाएगा तो कॉलर का जो फेलियर, इसी सरफेस के अलोंग तो फेलियर हो रहा है कॉलर, क्योंकि कॉलर एक होलो बॉडी है ऐसे। तो कॉलर इज गोइंग टू फेल लाइक दिस, दिस इज द शियर फेलियर ऑफ कॉलर। सो माय डियर, जो शियर एरिया है कॉलर का वो ये वाला है जो मैंने ब्लू से दिखाया है। दिस इज द शियर एरिया ऑफ कॉलर, दिस। अब मैंने कहा कि अगर ये T थिकनेस है कॉलर की, तो ये जो शियर एरिया है कॉलर का वो किसके बराबर होगा, वो होगा 2 पाई RI इंटू T। क्या हुआ, 2 पाई RI इंटू T आपको दिख ही रहा है। भाई देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो ये RI रेडियस है, तो 2 पाई R इज द सर्कमफेरेंस इंटू T। सो 2 पाई RI इंटू T, दिस इज द शियर एरिया ऑफ कॉलर। तो ये कॉलर का शियर एरिया है, और इसी के अलोंग फेलियर होगा। तो मैं लिखूंगा कि जो शियर स्ट्रेस इंड्यूस होगी इसके अंदर, लोड तो W ही है, W का तुमने लगाया, W का तुम्हें ऊपर मिल गया वापसी में, W डिवाइड बाय शियर एरिया। इट इज W डिवाइड बाय
2 pi ri into t. So tau induces W divided by 2 pi ri into t. So W divided by 2 pi ri into t अगर ये इंड्यूस शियर स्ट्रेस है तो सेफ डिजाइन क्या बोलता है? What does safe design says? Safe design says that this tau induced shall be less than equals to tau permissible. So W divided by 2 pi RIT less than equals to tau permissible. और यहां से अगर आप डिजाइन करने जा रहे हो तो आप क्या लिखोगे? इट इज W डिवाइड बाय 2 pi RIT into less than tau permissible. So W is less than equals to 2 pi RIT tau permissible. तो ये कहीं ना कहीं W इससे कम होना चाहिए, मतलब ये W की मैक्सिमम वैल्यू है. So the maximum value of W is तो ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लोड है जो अगर लगा तो कोलर शियर से फेल नहीं होगा, तो इसलिए इसको बोलते हैं दिस इज शियर स्ट्रेंथ ऑफ कोलर. इसको बोलते हैं शियर स्ट्रेंथ ऑफ कोलर, या फिर ये वो मैक्सिमम एक्सियल लोड है which if applied then Kohler will not fail because of shear. ओके तो इसको बोलते हैं शियर फेलियर. ओके इसके साथ आपका जो सिंगल कोलर था, सिंगल कोलर बियरिंग का डिजाइन, दैट इज कंप्लीटेड. अब माय डियर, जब सिंगल कोलर से मैं मल्टी कोलर में जाऊं उससे पहले मुझे ये डिस्कशन करना है कि कौन सा फ्रिक्शनल टॉर्क ज्यादा है और कौन सा कम. और उस पे आने के लिए मैंने आपसे कहा कि पहले एक बार पाइवोट बियरिंग पे नजर डालो कि पाइवोट बियरिंग क्या है. कौन सी पाइवोट? फ्लैट पाइवोट. फ्लैट पाइवोट को फुट स्टेप बियरिंग भी बोलते हैं. ये आपके पास एक शाफ्ट है और ये रहा हमारे पास बियरिंग सरफेस. दिस इज बियरिंग सरफेस. ये बियरिंग सरफेस है और यहां पे एक एक्सियल लोड W का लग रहा है और ये शाफ्ट ऐसे घूम रहा है. और ऑब्वियस सी बात है माय डियर, देयर इज सम फ्रिक्शन सरफेस हियर. दिस इज द फ्रिक्शन सरफेस. तो जब शाफ्ट ऐसे रोटेट करेगा, देखो ये सरफेस है, ये शाफ्ट है, ये जब ऐसे रोटेट करेगा तो ये सरफेस इसको रेजिस्ट करेगा, कुछ फ्रिक्शनल टॉर्क देगा क्योंकि फ्रिक्शन है वहां पे, ऑब्वियसली देगा. तो उसी की बात कर रहे हैं हम यहां पर. मैंने आपसे कहा कि इसमें और पिछले बियरिंग में, कोलर बियरिंग में ज्यादा अंतर नहीं है. ये एक्सियल लोड है, दिस इज अ काइंड ऑफ एक्सियल लोड. तो ये जो एक्सियल लोड लग रहा है ये वैसे ही तो जैसे कोलर बियरिंग में एक्सियल लोड लग रहा था, बिल्कुल वैसा ही है. सो माय डियर, अगर वैसा ही है, सब कुछ वही है, सब कुछ वही है, बस फर्क ये है कि वहां पर जो फ्रिक्शनल सरफेस था वो RI से शुरू होकर R0 पर खत्म हो रहा था. देयर फ्रिक्शनल सरफेस was starting from RI and it was up to R0. तो वहां पे फ्रिक्शनल सरफेस RI से R0 तक का था.
यहाँ पे फ्रिक्शनल सरफेस की अगर मैं बात करूं, क्योंकि असली में ये कोई लीनियर नहीं है कि मैं बोलूं यहां से शुरू होकर यहां पे खत्म, नहीं, असली में सिलेंड्रिकल है ना ऐसे। पर ये जो शुरू हो रहा है ना, क्योंकि सॉलिड सर्कुलर है, ये होलो सर्कुलर नहीं है, क्योंकि कंप्लीट सॉलिड शाफ्ट है, तो ये जो फ्रिक्शन सरफेस है वो कंप्लीटली ऐसा है। तो अगर मुझे थोड़ा सा बताना है कहीं से शुरू कहीं से खत्म, तो शुरू हो रहा है r0 से और खत्म हो रहा है पूरी रेडियस पे। तो इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम r इज टू 0 एंड कंप्लीटिंग एट r इज टू r। तो मतलब इसके लिए मुझे अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। जो कोलर बियरिंग के एक्सप्रेशंस थे वही वैलिड है भाई। वहां क्या था, वहां ये था, देखो ध्यान से समझिएगा। दिस वॉज कोलर, दिस वॉज फ्रिक्शन सरफेस लाइक दिस। यहां क्या है, दिस इज फ्रिक्शन सरफेस, दिस इज शाफ्ट, सब कुछ वही। बस वहां पर Ri से शुरू होके R0 तक का कॉन्टेक्ट सरफेस था, यहां पे कॉन्टेक्ट सरफेस 0 से शुरू होके पूरी रेडियस तक फैला है। तो मतलब जो एक्सप्रेशन आपने वहां पे निकाले हैं उसी में अगर मैं Ri को 0 से रिप्लेस कर दूं और R0 को R से रिप्लेस कर दूं तो मेरा काम बन गया। यही करना है। सो डियर, वी नीड टू रिप्लेस Ri to 0, R0 to R, Ri to 0, R0 to R. So if we want to do that, अगर हमें ऐसा करना है तो सबसे पहले तो मैंने आपसे जैसा कि बताया कि हमारे पास ऑलरेडी रिजल्ट्स हैं। जैसे मैंने कहा कि हमें फ्रिक्शनल टॉर्क की बात करनी है। फ्रिक्शनल टॉर्क हमारे पास UWT के लिए है, इट इज 2/3 म्यू W R0 क्यूब माइनस Ri क्यूब R0 स्क्वायर माइनस Ri स्क्वायर। ओके, सो पुट Ri to be 0, R0 to be R. Then frictional torque because of uniform wear theory will become 2/3 mu WR. और अगर यही मैं UWT के एक्सप्रेशंस को यूज करने, सॉरी these expressions are not UWT, these are UPT, these are UPT. तो UWT के जब मैं एक्सप्रेशंस को यूज करूंगा तो वो है 1/2 म्यू WR. It was R0 plus Ri, sorry, it was like this. So put Ri to be 0, R0 to be R. तो फ्रिक्शनल टॉर्क जो UWT के कारण आएगा वो आ जाएगा ½ म्यू WR. सो डियर, अब आप देखो ये 2/3 म्यू WR है और ये 1/2 म्यू WR है। तो ये तो कोई भी देख के बता देगा कि जो फ्रिक्शनल टॉर्क हमें UPT देती है ना, वो ज्यादा आता है उस फ्रिक्शनल टॉर्क से जो कि UWT देती है। So the expression shows that the frictional torque coming because of UPT is quite more than the frictional torque that is given by UWT. अब प्रश्न ये नहीं है कि कौन सी थ्योरी ज्यादा दे रही है कौन सी कम, प्रश्न ये है कि हमारा डिजाइन किससे होगा, एक्चुअल टॉर्क कौन सी थ्योरी को फॉलो करता है। सो माय डियर, जब हम देखते हैं अभी जो रिजल्ट हमारे पास आया, फ्रिक्शनल टॉर्क बिकॉज ऑफ यूपीटी डिवाइड बाय फ्रिक्शनल टॉर्क बिकॉज ऑफ UWT, पर किसके लिए हमने निकाला, ये पाइवोट बियरिंग के लिए। तो ये मेरे पास आया ऊपर 2/3 ऑफ म्यू WR और यहां 1/2 ऑफ म्यू WR, मतलब इट इज 4/3, इट इज 1.33। तो अगर ऐसा है तो मैं सीधा बोल दूंगा फ्रिक्शनल टॉर्क कमिंग बिकॉज ऑफ UPT इज 1.33 टाइम्स ऑफ फ्रिक्शनल टॉर्क कमिंग बिकॉज ऑफ UWT। ओके, तो इसका मतलब है कि UPT जो एक्सप्रेशन दे रही है वो UWT वाले एक्सप्रेशन से ज्यादा आ रहे हैं, ज्यादा दे रही है।
अब माय डियर आप बोलोगे सर ये तो पाइवोट के लिए, आप कोलर के लिए कैसे बोल सकते हो? मैं कहा बिल्कुल सही बात है, एग्जैक्टली ये रिलेशन पाइवोट के लिए वैलिड है, पर इतना तय है कि कोलर में भी यूपीटी ज्यादा ही देगी यूडब्ल्यूटी से, क्योंकि ट्रेंड तो यही है कि यूपीटी ज्यादा दे रही है यूडब्ल्यूटी से। अब वो कितना ज्यादा देगी वो कोलर में अलग हो सकता है, पाइवोट में अलग हो सकता है, पर देती हमेशा यूपीटी ही ज्यादा है। आप कुछ भी करके देख सकते हो। सो माय डियर, जब एक्चुअल के साथ रिलेशन देखा गया तो देखा कि ये गया कि जो फ्रिक्शनल टॉर्क यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी देती है वो हमेशा ज्यादा आता है फ्रिक्शनल टॉर्क जो कि एक्चुअल होता है उससे, और ये हमेशा ज्यादा होता है फ्रिक्शनल टॉर्क जो यूडब्ल्यूटी देती है। पर ये वाली बात सही है कौन से केस में? बियरिंग्स के लिए। बियरिंग कोई भी हो, यूपीटी हमेशा ज्यादा देती है और यूपीटी कम, यूडब्ल्यूटी कम, और एक्चुअल इज लाइंग इन बिटवीन। तो प्रश्न ये, अगर एक्चुअल ये है इससे कम और इससे ज्यादा, तो मैं कौन सी से डिजाइन करूं? तो माय डियर अब डिजाइन की फिलोसफी समझो। डिजाइन की फिलोसफी देखो, जब आप पेपर दे के आते हो बिल्कुल वही फिलोसफी डिजाइन वाले यूज करते हैं। व्हेन यू कम आफ्टर एन एग्जाम यू जस्ट फाइंड आउट हाउ मेनी मार्क्स यू आर गोइंग टू गेट। आप हमेशा देखते हो मुझे कितने मार्क्स मिलेंगे। टारगेट मार्क्स कैलकुलेट करना नहीं होता, टारगेट ये चेक करना होता है कि मैं पास हो रहा हूं कि नहीं। तो जैसे आप मान लो, आप जब कुछ ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स बोलते हो, 20 नंबर का क्वेश्चन था, 15 का करके आया हूं, 7 तो देगा। 20 का था, 15 का करके आया हूं, तो 7 क्यों देगा? ऐसा क्यों बोलते हो? क्योंकि आप ये मान के चलते हो कि मैक्सिमम से मैक्सिमम काटने का मन होगा उसका, खराब मूड में होगा, बिना पढ़े चेक करेगा तो भी इतने मार्क्स तो देगा। क्यों आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्यों काटते हो? क्योंकि आपको ये होता है कि अगर मैं मेरी मार्किंग में पास हो गया तो एग्जामिनर वाली में तो हो ही जाऊंगा। इसको बोलते हैं डिजाइन। डिजाइन यही है कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम लॉस को मान के चलो, फिर कल को लॉस कम हुआ तो हमें अच्छा ही लगने वाला है। भाई कोई भी चीज आप कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो, आप मान के चलते हो, भाई आपको पता है 6-7 लाख का खर्चा होना, तो आप ये मान के चलो कि 10 लाख का होगा। अब कल को पैसे बच गए तो अच्छी बात है, पर अगर आप सोच के कम चलोगे फिर ज्यादा होगा, फिर दुख होता है और उस समय अरेंजमेंट करना भी मुश्किल हो जाएगा। कहने का मतलब है डिजाइन की यही फिलॉसफी है कि हमेशा लॉस को ज्यादा कंसीडर करो, कल को लॉस कम हुआ तो हमें अच्छा लगेगा। तो बात यह है कि एक्चुअल वाले से ज्यादा फ्रिक्शनल टॉर्क दिखाती है यूपीटी, क्योंकि बियरिंग के अंदर फ्रिक्शन एक लॉस होता है माय डियर। बियरिंग के अंदर फ्रिक्शन इज अ लॉस। पर अगर बियरिंग के अंदर फ्रिक्शन एक लॉस है, इफ इन अ बियरिंग फ्रिक्शन इज अ लॉस, सो माय डियर हम लॉस को ज्यादा मान के चलेंगे। आप देखो ना, 20 का था, 15 का करके आया, 7 तो देगा, तुमने 8 मार्क्स का लॉस कंसीडर कर लिया वहां पे, जबकि उसका कोई रीजन नहीं है, क्योंकि आप 15 का करके आए हो तो 8 से वो ज्यादा ही देगा ऑब्वियसली। बट आप 8 मान के अगर पास हो गए तो असली में 40 से ऊपर ही नंबर आएंगे, ये तय है। और ज्यादा आएंगे तो हमें खुशी होगी, मिनिमम हमें पास करना था। तो ज्यादा आना इज अ गुड थिंग, कम आना इज अ बैड थिंग। कम नहीं आने चाहिए, ज्यादा, इसलिए हम ज्यादा लेके चलते हैं। तो अगर आप कभी भी अगर बियरिंग को डिजाइन कर रहे हो और आपसे कुछ नहीं बोला जाए कौन सी थ्योरी लगाओ, तो हमेशा यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी लगाओ, क्योंकि यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी ज्यादा लॉस कंसीडर करेगी, असली वाले लॉस कम होंगे, तो ओवरऑल आपको लगेगा कि मजा आ गया, क्योंकि असली में जो आप कंसीडर कर रहे होगे उससे कम लॉस होंगे, तो ओवरऑल यू आर गोइंग टू गेट समथिंग आउट ऑफ दैट, आपको कुछ फायदा होगा। मतलब कहने का ये है कि आप मान के चल रहे हो लॉस इस तरीके से कि फेल होना है मान लो 300 न्यूटन मीटर पे, तुम मान के चल रहे हो नहीं फेल हो जाएगा 250 पे, तुम अपनी लोडिंग को 250 से नीचे नीचे रखोगे। तो अगर आप 250 से नीचे नीचे रखोगे तो फेल कभी होगा ही नहीं, मतलब सेफ्टी बढ़ा दी आपने। दूसरे शब्दों में फ्रिक्शनल टॉर्क लॉस जो है वो 300 न्यूटन मीटर का है, तुम लॉस को मान के चल रहे हो 400 न्यूटन। पहले मैंने डिजाइन की टर्म्स में बताया, अब मैं लॉस की टर्म में बता रहा हूं। फ्रिक्शनल टॉर्क इज अ लॉस। आपने सोचा कि लॉस हो रहा है 400 न्यूटन मीटर का, मान लेते हैं, असली में लॉस हो रहा था 300 न्यूटन मीटर का, तुमने 400 मान लिया, तो तुम लॉस को ज्यादा मान के चल रहे हो, असली में लॉस क्या हो रहा है? कम। तो ऑब्वियस सी बात है वर्किंग ज्यादा एफिशिएंट रहने वाली है, लॉस कम होगा तो वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। यही तो बात कहना चाह रहा हूं मैं आपको। सो डियर दैट इज द पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, इट इज अ नोट पॉइंट। क्या कि दिस इज द नोट पॉइंट की इफ भाई अगर कुछ मेंशन नहीं हो, तो अगर कुछ मेंशन है, एग्जामिनर ने कहा नहीं यूडब्ल्यूटी लगानी है, फिर तो लगाना पड़ेगा। इफ नथिंग इज मेंशन्ड, in case of design of bearing,
ऑलवेज अप्लाई यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी, ऑलवेज अप्लाई यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी as it will consider maximum amount of loss. Okay, so going to be safer design. ठीक है भैया, तो इसको बोलते हैं बियरिंग में डिजाइन होगा यूपीटी से। अब माय डियर, पैरेलली एक डिवाइस होती है क्लच, उस पर भी हम जाएंगे, जैसा मैंने आपसे पहले ही बता दिया था। क्लच का मेजर डिस्कशन तो बाद में होगा, जो एज ए क्लच हम चैप्टर पढ़ेंगे, पर मैं चाहता हूं कि जो यूपीटी यूडब्ल्यूटी लेवल का क्लच है वो हम यहीं पे खत्म कर दें। पेपर गेट का तो यही सिलेबस खत्म हो जाएगा क्लच का, ईएससी के लिए एक्स्ट्रा है। सो डियर, अगर हम बात करते हैं क्लच की, तो डिजाइन ऑफ क्लच नाम से जो चैप्टर है वो लास्ट में आएगा, पर अभी के लिए बता रहा हूं क्लच एक मैकेनिकल डिवाइस है। इट इज अ मैकेनिकल डिवाइस which is used for frequent engagements and disengagements of driver and driven shaft at the will of operator. At the will of operator. So एक, चलिए अगली स्लाइड पे देखते हैं। एक मेरे पास ड्राइवर शाफ्ट होगा, और ये एक ड्राइवर शाफ्ट है, ये एक डिस्क है, और इसी तरीके से ये ड्रिवन शाफ्ट है, और ये एक डिस्क है। अब यहां पर हम ले रहे हैं फ्रिक्शन सरफेस, यहां पर एक फ्रिक्शन सरफेस ऑब्वियसली दोनों जगह होगा, पर मैं सिर्फ वर्किंग समझाना चाह रहा हूं, अभी और कुछ नहीं, वो भी मैकेनिकल वर्किंग। ये फ्रिक्शन सरफेस होता है, दिस इज फ्रिक्शन लाइनिंग, और ये फ्रिक्शन लाइनिंग जो है इसके थ्रू ये ड्राइवर शाफ्ट ड्रिवन के कांटेक्ट में आता है। तो ड्राइवर जो है वो इंजन से जुड़ा हुआ है, ओमेगा से घूम रहा है, ड्राइवर ऐसे घूम रहा है। अब ड्रिवन जो है फिक्स है, अभी स्टेशनरी, ये आएगा इसके कांटेक्ट में। जैसे कांटेक्ट में रिलेटिव मोशन शुरू, रिलेटिव मोशन मतलब फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के कारण धीरे धीरे ये भी मोशन में आ जाएगा, और थोड़ी देर में सेम स्पीड पे चलने लगेंगे दोनों। इसको बोलते हैं एंगेज्ड पोजीशन। जब डिसएंगेज करना होता है तो फिर इसको पीछे खींच लिया जाता है, लाइक दिस। तो इस तरह की वर्किंग हम बाद में बात करेंगे, अभी वैसे भी ऑटोमोबाइल में पढ़नी है, ये आपको एमटी में नहीं पढ़नी, यहाँ पर तो मैं डिजाइन की बात कर रहा हूँ। तो बेसिकली यहाँ फ्रिक्शन का काम है ड्राइवर से ड्रिवन को शाफ्ट को पहुंचाना पावर। बियरिंग में क्या था, फ्रिक्शन एक लॉस था, भाई बियरिंग में शाफ्ट घूम रहा है, ठीक है। अब बियरिंग पे फ्रिक्शन होने के कारण ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन सम फ्रिक्शनल टॉर्क इज एक्टिंग ऑन शाफ्ट, तो वो शाफ्ट को रोकने की कोशिश कर रहा है, तो वो लॉस हो गया। यहाँ पर रोकने की नहीं, चलाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे फ्रिक्शन ड्राइवर से ड्रिवन को चला रहा है, मतलब पावर का ट्रांसमिशन कर रहा है। भाई कल जो चीज बेकार की हमारा नुकसान करी थी, आज वो हमारा काम कर रही है,
कल ये हमारे लिए लॉस था क्योंकि हमारा नुकसान कर रहा था, आज ये हमारा नुकसान नहीं कर रहा, आज ये हमारा काम करके दे रहा है, मतलब आज ये काम की चीज हो चुकी है। तो जब ये बेकार की चीज थी, एक तरह का लॉस था, तो मैं इसको ज्यादा से ज्यादा मानता था, ताकि भाई अगर ज्यादा से ज्यादा मानूंगा, अगर ज्यादा लॉस में मेरी बियरिंग काम कर गई तो कम लॉस में तो कर ही जाएगी। अब ये लॉस नहीं, अब ये काम की चीज है। तो माय डियर, अब अगर मैं क्लच का डिजाइन कर रहा हूं तो यहां भी तो वही हो रहा है, यहां भी तो वही हो रहा है। ध्यान से देखो, यहां से हो गया कॉन्टैक्ट शुरू और यहां पे हो गया कॉन्टैक्ट खत्म, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो फ्रिक्शन सरफेस है ये भी तो ऐसे सिलेंड्रिकल है, तो RI से शुरू और R नोट पे खत्म। फ्रिक्शनल सरफेस आर आल्सो लाइक दिस ओनली। समझ पा रहे हैं? मतलब फ्रिक्शनल सरफेस का अगर आप ये वाला व्यू देखोगे तो ये वाला व्यू तो इसका यही मिलेगा आपको, इट इज लाइक दिस, दिस इज फ्रिक्शन सरफेस। तो ये वैसा ही तो है जैसा कोलर में होता था, RI से शुरू R नोट पे खत्म, कोई फर्क नहीं है, बस एप्लीकेशन का फर्क है। वैसी फ्रिक्शन वहां था, ये देखो लोड यहां भी एक्सियल आएगा, जब ये ऐसे एंगेज होगा तो ऐसे होगा, डिसएंगेज होगा तो ऐसे होगा। लोड इज एक्सियल हियर ओनली, स्प्रिंग लगे होते हैं जो हमेशा एंगेज रखते हैं इनको। डिसएंगेजमेंट के लिए ऑपरेटर को लगाना पड़ता है, क्यों? क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द टाइम तो क्लच एंगेज ही रहता है, क्योंकि हम मेजोरिटी समय तो गाड़ी चलाते हैं, बहुत कम समय पे डिसएंगेज करना होता है। तो जब हम डिसएंगेज करते हैं ऐसे, तो उस समय हम लोड लगाते हैं, अदरवाइज स्प्रिंग हमेशा इनको एंगेज रखती है। समझ पा रहे हैं? यस। तो ये हमेशा एंगेज रहता है, तो बिल्कुल बिल्कुल बियरिंग कोलर बियरिंग वाला ही केस है। इसलिए यहाँ भी वही थ्योरीज रिपीट होंगी, यहाँ वही डेरिवेशन होता है यूपीटी यूडब्ल्यूडी के, उसी तरीके से होता है, इसीलिए क्लच को बियरिंग का ही पार्ट माना मैंने। सो माय डियर, जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं यूपीटी और यूडब्ल्यूडी की, तो यहाँ यूपीटी नहीं माने, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन लॉस नहीं है, यहाँ फ्रिक्शन है काम की चीज। और काम की चीज अगर हमने कम मान ली कि भाई इतने में चल गया तो इतने में तो चल ही जाएगा। मतलब अगर क्लच के डिजाइन की बात होगी तो इन क्लच friction is not a loss, but an element which helps in power transmission. तो यहां फ्रिक्शन हेल्पफुल है और फ्रिक्शन हमारा काम में सहयोग दे रहा है। अब माय डियर, सहयोगी आपकी लाइफ में जो आपके दोस्त हैं सहयोग करने वाले, आपके मान लो 10 हैं, आप 5 ही मान के चलते हो कि 5 ही लोग हैं जो मेरी सहायता करेंगे। आपको पैसे की जरूरत थी, आपको पता था 10 लोग हैं जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, पर आपने कहा नहीं 5 ही मान के चलता हूं। अगर 5 आपकी जरूरत पूरी कर पा रहे हैं तो 10 तो कर ही देंगे। तो उस समय पे जितना कम मान के चलोगे उतना अच्छा है ना। तो फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शनल टॉर्क आता है वो यूपीटी ज्यादा बताती है, यूडब्ल्यूटी कम। तो पहले हम यूपीटी इसलिए ले रहे थे कि लॉस था तो ज्यादा बताएगी, तो ठीक है हमारा कम में काम चल जाएगा तो ज्यादा में चल जाएगा। मान लो लॉस उतना नहीं हो रहा जितना मान के चल रहे हैं, तो कम में लॉस में तो हमारा काम बढ़िया चलेगा ही। यही बात अगर यूडब्ल्यूटी के लिए हो रही है तो यूडब्ल्यूटी लॉस को कम लेके चल रही है, पर यहाँ पे फ्रिक्शन लॉस है ही नहीं। मतलब हम ये मान के चल रहे हैं फ्रिक्शन कम है, असली में उससे ज्यादा है। तो अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा अच्छे से पावर को ट्रांसमिट करेगा, तो हम कम मान के चलेंगे तो हमारा डिजाइन किस ओर जा रहा है? सेफ्टी की तरफ। अरे बात ऐसे है यार, आपके वॉलेट में पैसे 500 हैं, आप मान के चल रहे हो 300 हैं। समझ पा रहे हो? इज इट ओके? इट इज लाइक दैट ओनली। तो ये अच्छी बात हुई ना, बुरी थोड़ी हुई। तो हम ये मान के चलेंगे कि लॉस पिछले केस में था, अभी नहीं, अब ये लॉस नहीं, काम की चीज है। जब लॉस है तो ज्यादा मान के चलेंगे, काम की चीज है तो कम मान के चलेंगे। जैसे 15-20 का था, 15 का करके आया 7 तो देगा, तुमने 8 को लॉस माना, 7 को काम की चीज माना, तो पहले वो जो 8 था वो फ्रिक्शन था, यहाँ पे वो जो 7 है वो फ्रिक्शन है। तो अगर 7 में हो गया तो 15 तक मार्क्स अगर मिल गए तो उसमें तो पास हो ही जाऊंगा। समझ गए? दैट इज द थिंग बेसिकली। चीज ले दे के वही है, काम की चीज को कम मानो, लॉस को ज्यादा मानो। समझ गए? तो अगर हमें कभी भी क्लच का डिजाइन करना हुआ फॉर सेफ डिजाइन ऑफ क्लच, if nothing is mentioned, for safe design of clutch, if nothing is mentioned, go for uniform wear theory for old
एंड वोर्न आउट क्लचेस, पुराने और घिसे हुए क्लच। पुरानी चीज क्या होती है? आप बोलेंगे सर जिसको कुछ समय हो, कुछ समय कितना? डियर आपने आज फोन लिया, उस फोन को ओपन किया, 1 सेकंड बाद वो फोन पुराना हो गया, तो एक पहले इंस्टेंट के बाद जब क्लच होता है उसको पुराना ही मानते हैं। फिर मैंने न्यू क्लच को कंसीडर क्यों नहीं किया? क्योंकि माय डियर नए क्लच में पहले इंस्टेंट में प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो अगर वो बोल देता है कि न्यू क्लच है, फिर आपको यूपीटी लगानी पड़ेगी। न्यू क्लच बोल दे यूपीटी और ओल्ड क्लच बोल दे तो यूडब्ल्यूटी। और यूडब्ल्यूटी को प्रेफर क्यों किया? एज हेयर फ्रिक्शन is not a loss. So if clutch is capable of working if clutch is capable of working in low friction, definitely it will work well in more friction. So dear, नया क्लच हो go for UPT, पुराना क्लच हो go for UWT, bearing हो go for UPT बस। और if something is mentioned like pressure is uniform, then go for UPT. If something is mentioned like maximum pressure and minimum pressure, then obviously pressure is maximum and minimum in case of UWT ना, you will say UWT. तो माय डियर अगर आप UWT की बात करते हो, जैसे मैं अगर आपको ये एक सिनेरियो दिखाऊं, तो जो प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन है आपको पता है, जैसे रेडियस बढ़ती है प्रेशर कम होता है, क्योंकि P इंटू आर का रेशो कांस्टेंट है। तो UWT में प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा आता है, लाइक दिस। दिस इज द प्रेशर डिस्ट्रीब्यूटेड इन UWT। अब बीच में तो मटेरियल ही नहीं है ना भैया, बीच में तो मटेरियल ही नहीं है। जब मटेरियल होगा भाई तो स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएंगे या प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएंगे। सो माय डियर, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू द डिस्कशन ऑफ क्लचेस। अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं क्लच के ही। अभी क्लच के क्वेश्चन आपको करा के दिखा दूंगा मैं। गेट में क्लच यही है बस, पर ESC में क्लच में काफी कुछ है, वो हम लास्ट में एज ए हेडिंग पढ़ने ही वाले हैं। ठीक है, तो अभी ये कराने का मकसद ये ताकि आप, क्योंकि गेट में ये बियरिंग नहीं है जो हमने पढ़ी, गेट में इसके ये क्लच के लिए पढ़ते हैं इसको, तो मैंने दोनों कवर क्यों किया, ताकि ESC या कोई और एग्जाम भी आप दो तो उसका भी सिलेबस आपका कवर हो जाए। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन में गेट के भी लूंगा, कुछ प्रैक्टिस भी लूंगा, दोनों चीजें कवर होगी, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं आगे।